हेलो एवरीवन। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऊष्मा। इसके पहले हम एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं ऊष्मा। ये टॉपिक है, ये वीडियो है ऊष्मा के सेकंड पार्ट का। तो ये टॉपिक क्लास 7 का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऊष्मा के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के जो रह गई थी। अब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टरी थर्मामीटर का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला तापमापी, यानी जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज़ होता है वो क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लेते हैं। यानी जो डॉक्टरी थर्मामीटर है हम उसका ही यूज़ नहीं करते हर जगह के लिए अलग अलग तापमापी होता है। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला में तापमापी होता है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे जब कभी भी आप लैब में जाते होंगे या आप स्कूल में लैब में कुछ प्रैक्टिकल करते होंगे, तो आपको उस लैब में प्रयोगशाला तापमापी ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने अध्यापक से इसको अवश्य देखें, इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को प्रायः नोट करिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है, यानी जो उसके बीच कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, बीच में कितने हुए, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। चलिए आगे देखते हैं। आपको इस चित्र में, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये है प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, जिससे हम जल का तापमान माप रहे हैं। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, हम समझ गए हैं कि डॉक्टर के लिए अलग थर्मामीटर होता है, दूसरे कामों के लिए अलग थर्मामीटर होता है। अब मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी प्रयोगशाला तापमापी अलग होता है, डॉक्टरी तापमापी अलग होता है, और मौसम की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रयोगशाला तापमापी आप देख सकते हैं, आपके नीचे बॉक्स के नीचे एक चित्र दिखाया गया है, एक इमेज है जिसमें आप प्रयोगशाला तापमापी को देख सकते हैं। ऐसा दिखता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग आखिर करते कैसे हैं। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा पानी या जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका जो बल्ब है वो जल में डूबा रहे। ठीक है, वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। ध्यान रहे कि थर्मामीटर या तापमापी को एकदम नीचे तक नहीं रखना है, उसके तल को स्पर्श नहीं करवाना है। तापमापी को जल से ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखना है। मतलब ऐसे एकदम सीधा रखना है और उसमें पारे की गति को देखना है। ओके, अब तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी को पाठ्यांक नोट करते रहना है। इस जल का ताप कहलाएगा। ठीक है, आप अपने कक्षा में विभिन्न जल को या चीज़ों को उसका ताप लेके इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। कैसे कि जो प्रयोगशाला तापमापी है और डॉक्टरी
के समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय जो इन दोनों का तापमापी है, इनको लेते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? मतलब तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, ये तिरछा नहीं होना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना हो। ठीक है। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए, यानी थर्मामीटर को एकदम नीचे तक नहीं रखना है, उसको तल ऐसे रखना है कि वो तल को स्पर्श ना करे। अब अगला देखते हैं कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। ठीक है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ये कांच का बना होता है। तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी? अंकीय तापमान यानी डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध हो गया है, जिसमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता। तो आजकल पहले कांच के थर्मामीटर होते थे, तो आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता और ये प्लास्टिक का होता है, अगर गिरता भी है तो टूटता नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या होता है ऊष्मा का स्थानांतरण? संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। ठीक है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी बर्तन को अपने गैस पे रखें, अपने घर की गैस पे रखें, और जो बर्तन ऊष्मा की ज्वाला से है वो बर्तन की ओर चली जाती है, यानी बर्तन जल्दी से गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म होता है? यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जो ऊष्मा है वो एक से दूसरे में जा रही है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? आपने कभी सोचा? यानी ऊष्मा के बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, मतलब जो ऊष्मा होती है वो बर्तन से परिवेश की ओर वापस चली जाती है। इस प्रकार बर्तन ठंडा हो जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन वास्तव में देखा गया है कि जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, जल्दी होती है। यानी हम किसी भी एक ग्लास में गर्म चीज़ रख रहे हैं और उसमें एक स्पून डाल दिए, चम्मच डाल दिए, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो चम्मच भी गर्म हो जाएगा। यानी चम्मच तो पहले ठंडा था, तो अब वो गर्म कैसे हो गया? यानी जो गर्म ऊष्मा है वो अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो गई। ठीक है, चली गई, तभी वो स्पून भी गर्म हो गया। आइए आपको ये स्थानांतरण समझ में आया? यानी ऊष्मा का एक सोर्स से दूसरे सोर्स की ओर चले जाना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। बेसिकली स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसी तरह ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो गया कि ऊष्मा एक सोर्स से दूसरे सोर्स में चली गई। ठीक है। अब देखते हैं, इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेना है हमें। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए जाएंगे। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कस देना होगा। यदि आपका स्टैंड ना मिले तो इसको ईंटों के बीच में भी रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिर को गर्म करना है और ध्यानपूर्वक देखना है मोम के टुकड़े में क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं और कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? तो आप क्या सोच रहे हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा
किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो गई वह प्रक्रिया चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। यानी ठोस में ऊष्मा कैसे चालन कर रही है? ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थ में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? तो हम देखेंगे कि खाना पकाने के लिए उपयोगी किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। तो ये क्यों बना होता है? क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहले ऊष्मा उस बर्तन के सरफेस तक होती है, मतलब उस बर्तन के तल तक होती है, लेकिन कुछ देर बाद यह ऊष्मा उसके हत्थे तक चली जाती है। इसलिए बर्तन के हत्थों में लकड़ी का पकड़ने के लिए लगा होता है। ठीक है, चालन समझ में आया? क्या होता है चालन? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यानी किसी जो गर्म है वो ठंडे की ओर गई, गर्म चीज़ ठंडे की ओर गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? चालन कहलाया। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप से आप समझे क्या कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो कैसे रहा है? यानी जो लोहे की पट्टी होगी वो जिस सिरे पे मोम जल रही है वहाँ से ऊष्मा चलना प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले मोम जो के टुकड़े हैं वो पास वाले गिरेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मोम के टुकड़े उसी क्रम में गिरते जाएंगे। समझ में आया आप लोग को कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है और चालन प्रक्रिया क्या होती है? चालन में क्या होता है कि गर्म ऊष्मा जो होती है वो ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, विभिन्न तापांतर वाली वस्तुओं के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। हम चालन समझ गए कि चालन क्या होती है कि गर्म से ठंडे की ओर जाना चालन कहलाता है। अब दो डिफरेंट टेम्परेचर की चीज़ें हैं, मतलब भिन्न भिन्न ताप वाली चीज़ें हैं, उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे की तरफ जाना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए तापांतर आवश्यक होता है, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। वस्तुओं के मध्य तापांतर का मान जितना अधिक होता है ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। तो ऊष्मा के में क्या हो, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, गर्म से ठंड की ओर। ठीक है, वस्तुओं के मध्य तापांतर का मान जितना अधिक होगा, मतलब वस्तुओं के मध्य जो ताप का मान है वो जितना अधिक होगा ऊष्मा का स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। तो क्लियर हुआ? ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है? आदान प्रदान होना ही दो तापांतर भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ही ऊष्मा का स्थानांतरण है। अब देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होती हैं? चालन, संवहन, विकिरण। इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? ऊष्मा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और ऊष्मा ठंड और उस तापमापी प्रयोगशाला को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, और डिजिटल तापमापी क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, और ऊष्मा के स्थानांतरण की क्या होता है, उसमें चालन क्या होता है, और इसकी 3 विधियां कौन सी हैं। आई होप आपको ये पूरा ऊष्मा का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।